नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या है और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम बहुपद की परिभाषा देखते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और अऋणात्मक पूर्णांक हो। तो सबसे पहले हम एक कोई भी बीजीय व्यंजक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2x² हो गया प्लस x हो गया और -1, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और जिसमें कि चर का घात जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो चर ये समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि चर और अचर कहते किसको हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कोई भी बीजीय व्यंजक होता है उसमें दो प्रकार की राशि यूज की जाती है। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में दो प्रकार की राशि यूज की जाती है, एक होती है चर और दूसरी राशि होती है अचर। ठीक है, तो इसमें कौन चर है और कौन अचर है। तो देखिए चर का मतलब होता है कि ऐसा सिंबल जो किसी राशि के जगह पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी वहाँ पे कोई वो राशि यानी अंक न देकर किसी सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, टी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी कुछ भी हो गया। यानी वहाँ पे अंक नहीं दिया गया है, यानी किसी न किसी संकेत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस सिंबल का यूज किया गया है, तो एक्स का। तो ये जो एक्स ये सब राशि है ये क्या है, इसी को बोलते हैं चर। ठीक है, उसके बाद जो राशि नियत होती है, ठीक है, यानी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग अचर। तो ये जो राशि है वो क्या है, यानी -1 जो है वो अचर है। तो हमारे मन में एक सवाल और उठता है कि यहाँ पर 2 भी है, ये भी क्या है, इसका भी मान नहीं चेंज करेगा, ये भी एक नियत संख्या है, तो इसको भी हमको अचर कहना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो है ये फिक्स संख्या जरूर है, लेकिन ये x² का क्या है, गुणांक है। ठीक है, x² का ये गुणांक है, तो हम लोग बोलते हैं इसको x² का गुणांक। ये नियत संख्या जरूर है लेकिन इसको बोला जाता है x² का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसके अलावा हम दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 4x+1। तो 4x+1 इसमें भी दो प्रकार की राशियों का इस्तेमाल किया गया है, एक चर है और दूसरा जो है वो अचर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि चर का डेफिनेशन यानी परिभाषा ये है कि ऐसा संकेत जिसको किसी राशि के जगह पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कोई राशि ना देकर यानी कोई अंक ना देकर एक सिंबल यूज किया गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चर। ठीक है, जो चर के बगल में होता है उसको बोलते हैं उसका गुणांक, यानी जो 4 है वो क्या है, x का गुणांक है। x का जो गुणांक है वो क्या है, 4 है। ठीक है, और बाकी जो बच गया इसको हम लोग बोलते हैं अचर, अचर पद। ये हो गया हमारा अचर पद। तो ये हम लोग जान गए कि किसी बीजीय व्यंजक में किसको चर कहते हैं, किसको अचर कहते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुपद की परिभाषा पे। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं। तो जो बहुपद की परिभाषा को फॉलो करेगा, यानी जो बहुपद की परिभाषा को फॉलो करेगा वो बहुपद होगा, और जो बीजीय व्यंजक बहुपद की परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बीजीय व्यंजक का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2x² + 3x और -1 हो गया, यहाँ पे √x + 1 हो गया, यहाँ पे हो गया x³ - 1। ठीक है, और भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं √x + 1/x। तो हम देखते हैं कि कौन कौन जो है वो बहुपद की परिभाषा को फॉलो कर रहा है, यानी उसका पालन कर रहा है। तो देखिए बहुपद की परिभाषा सिंपल सी है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ गए कि चर किसको कहते हैं। तो चर देखिए जैसे पहला उदाहरण में ये हो गया कि ये चर है और ये चर है, तो इसका जो घात होना चाहिए यानी इसका जो पावर होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब ये बात उठता है कि अऋणात्मक पूर्णांक क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि दो प्रकार का पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम आपको समझाते हैं कि दो प्रकार का पूर्णांक, यानी 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप जहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, और इधर होता है -1, -2 और डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इधर हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये माइनस वाले को छोड़कर, इस माइनस वाले को छोड़कर इधर जितना भी पूर्णांक आता है उसी को हम लोग बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं, ये माइनस वाले पूर्णांकों को छोड़कर जो भी पूर्णांक होता है उसको बोलते हैं हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं बढ़ते, वो सब अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी बीजीय व्यंजक हो, हमें सिर्फ और सिर्फ चर के घात पर नज़र रखनी है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि कोई अंक दिया गया है या क्या दिया गया है, हमको सिर्फ और सिर्फ चर के पावर को ध्यान से देखना है। तो देखिए, इसका जो पावर है यानी घात है वो कितना है, 2। तो 2 जो है इस समूह में आएगा कि नहीं, जरूर आएगा, क्योंकि 2 देखिए यहाँ पे है, 2 जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर तो ये बहुपद की परिभाषा का पालन हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कोई पावर नहीं रहता वहाँ पे क्या है, 1 है। यानी x का पावर कितना है यहाँ पे, 1। 1 भी जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद की परिभाषा को फॉलो कर रहा है और इसलिए ये बहुपद है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, रूट एक्स। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, ठीक है, +1। तो देखिए, हमने क्या बोला कि बहुपद की परिभाषा को जो बीजीय व्यंजक फॉलो करेगा वो बहुपद होगा, और बहुपद की परिभाषा को जो बीजीय व्यंजक वो फॉलो नहीं करेगा वो बहुपद नहीं होगा। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, इस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके चर के घात पर। तो ये चर है और चर का घात कितना दिया है, 1/2। तो सबसे पहले तो ये पूर्णांक ही नहीं है, ये जो है पूर्णांक है ही नहीं। तो ये ऐसे ही साबित हो गया कि हमारे बहुपद की परिभाषा को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग। तो फिर हमको वही काम करना है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के हमको सिर्फ और सिर्फ उसके चर पे नज़र रखनी है। तो इसका चर जो है यहाँ पे है, इसका पावर कितना है, 3। तो 3 जो है अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। 3 जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा और इसीलिए ये जो है वो बहुपद है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो जब भी x पे रूट दिया रहे, आप ये समझिए कि x का पावर 1/2 दिया गया है, प्लस ये x, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घातांक करणी में हमने जाना है कि अगर x का पावर -1 है तो ये, इसको अगर हम लोग हर में ले जाते हैं तो ये +1 में होता है। अगर नीचे में कोई पावर प्लस है तो उसको हम लोग अंश में लाते हैं तो पावर जो है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, और ये हम लोग जानेंगे कि ये जो है वो बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके चर के पावर पर यानी चर के घात पर नज़र डालते हैं। तो इसका चर का जो घात है वो क्या है, ये तो सबसे पहले पूर्णांक ही नहीं है, पूर्णांक ही नहीं है। तो कहीं भी अगर किसी एक चर का भी पावर जो है वो बहुपद की परिभाषा को अनफॉलो कर दिया, यानी उसका पालन नहीं किया है, तो वो जो है वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, जैसे दे दिया गया √3x प्लस यहाँ पे √5 और x का स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर तो रूट में दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए हमने क्या बोला कि बहुपद की जो परिभाषा होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ चर के यानी चर के घात पर हमें नज़र रखना है, ठीक है। चर का जो घात है वो कैसा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो ये चर है और ये चर का घात कितना है, 1, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चर जो है, इस चर का पावर कितना है, 2 भी अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए ये बहुपद होगा, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि कोई अंक दिया गया है वो रूट में है या नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि चर का घात क्या है, ठीक है। अगर चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक है तो बहुपद होगा, और चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद हम लोग अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, जिसे मान लीजिए कि p² हो गया प्लस 2p हो गया प्लस 1/p हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये बहुपद है कि नहीं है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चर जो है अगर
हर में है तो उसको सबसे पहले हम लोग अंश में लाते हैं, यानी ये रहा पी स्क्वायर और ये प्लस 2p और प्लस p जो है वो कहाँ पे है, p जो है वो हर में है तो इसको हम लोग अंश यानी ऊपर में लाते हैं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इसका पावर जो है नीचे में 1 है तो ऊपर में आएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये बहुपद की परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये जो है वो क्या है, ये चर पद है, चर का जो घात है वो क्या है 2, तो 2 जो है यहाँ पे हम फिर से एक बार बना लेते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 और डॉट करके हम लोग आगे जहाँ बढ़ सकते हैं, ये हो गया -1 -2 -3 और इधर भी हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पावर है यानी चर का जो पावर है वो कहाँ पे है, अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक की यही कैटेगरी होती है, यानी माइनस वाले पूर्णांकों को छोड़कर, यानी इनको जितना माइनस वाला पूर्णांक है उसको छोड़कर जितना प्लस वाला होता है और जीरो होता है वो सब आता है अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में। ठीक है, तो 2 जो है वो इसमें आएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो बहुपद की परिभाषा फॉलो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर p का पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पे मानते हैं कि 1 है। ठीक है, तो 1 जो है ये भी अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ भी बहुपद की परिभाषा को क्या किया गया, मतलब उसका पालन किया गया। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर p का पावर क्या है -1 है, तो यहाँ पर देखिए ये जो -1 है ये अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर किसी भी विजीय व्यंजक में एक भी जगह किसी भी चर का पावर अऋणात्मक पूर्णांक नहीं आया तो वो जो है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान देंगे हम लोग कि कोई भी चर है अगर वो हर में है तो उसको हमको अंश में लाना है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए x+1/x है, x प्लस जो है वो 1/x है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस x को हमें ऊपर लेके जाना होगा, यानी ये x हो गया और प्लस x का पावर -1। ठीक है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला आता है। तो देखिए यहाँ पर तो पावर 1 है तो ये जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो चर है उसका जो पावर है वो अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, वो माइनस वाला है, और माइनस वाला कोई भी पूर्णांक है वो अऋणात्मक नहीं होता है, तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग तमाम ऐसे उदाहरण देखेंगे, और जब भी हम लोग बहुपद पहचानने की बात होगी तो हम उसके चर के घात पर नज़र रखेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी बीजीय व्यंजक के चर के घात से ही डिसाइड होता है कि वो बहुपद है कि नहीं है। तो इसके अलावा हम कुछ विशेष प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं और पता करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये 24 हो गया, यानी कोई अंक हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए कि √3 हो गया, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो कि नियत है वो बहुपद है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो पहला जो है वो कितना है 24, यानी 24 है, तो कोई भी संख्या होती है उसका जो गुणांक होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो एक के जगह पे हम किसी भी चर पद के पावर 0 दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x का पावर हम लोग 0 आराम से दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 जो है वो क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24x और यहाँ पे पावर 0। ठीक है, अब देखिए क्या ये बहुपद की परिभाषा का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये रहा चर, और चर का जो घात है वो क्या है अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आ रहा है, यानी अऋणात्मक पूर्णांक जो है वो यहीं से शुरू होता है, 0 से 1 हो गया 2 हो गया, और इधर ये सब जितना पूर्णांक आएगा इधर सब क्या होता है अऋणात्मक पूर्णांक, तो इसके समूह में ये जो है 0 आएगा, इसीलिए ये जो है वो बहुपद होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, यानी हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो कितना है 1/, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 1/3 है, 1/3, तो 1/3 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1। ठीक है, और 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं किसी भी मतलब चर पद का पावर 0। ठीक है, यानी 1/3 और यहाँ पे p का पावर 0। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो चर है, और चर का जो घात है वो क्या है 0 है, और 0 जो होता है वो अऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में ही आता है, अतः ये भी क्या है बहुपद है। ठीक है, तो हमें आज के बाद ये याद रखेंगे कि कोई भी नियत संख्या है वो बहुपद की कैटेगरी में ही आती है, यानी उसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है और बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे बहुपद लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 लेते हैं, कोई y² माइनस 2y प्लस 1 हो गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गया 2x² प्लस 6x और माइनस x³। तो इनसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये बहुपद जो होता है कितने प्रकार का होता है और बहुपद की घात जो है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी बहुपद में सबसे जो उच्चतम घात रहती है, यानी चर का जो सबसे बड़ा घात रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। तो इसमें चर का सबसे उच्चतम घात कितना है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे चर का सबसे बड़ा घात जो है वो 3 है, इसीलिए इस बहुपद की घात जो है वो 3 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही चर है और इसका पावर कितना है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये इसका जो घात होगा वो कितना होगा, इसका भी जो घात होगा, इस बहुपद का जो घात होगा वो 1 होगा। अब हम इस पे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए चर का घात 2 है और यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है, 2 है। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, 2। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चर का घात 2 है, यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे चर का घात 3 है, इसीलिए इस बहुपद का जो घात है वो 3 होगा। अब इन्हीं उदाहरणों से हम लोग ये समझ लेंगे कि जो बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए, जिसमें बहुपद की सबसे उच्चतम घात 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक। ठीक है, जिसमें बहुपद की सबसे उच्चतम घात 1 है उसको बोलते हैं रैखिक। जिसमें बहुपद की सबसे उच्चतम घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात। ठीक है, और जिसमें बहुपद की सबसे उच्चतम घात 3 हो उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी त्रिघात होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कहीं कहीं पे 4 भी रहता है, जैसे मान लीजिए x का पावर 4 हो गया माइनस 3x³ हो गया प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर बहुपद का सबसे उच्चतम घात कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग चतुर्घात बोलते हैं। ठीक है, चतुर्घात बहुपद। तो ये रैखिक हो गया, द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, चतुर्घात हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो यही सब यूज में आता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो ये डिपेंड करता है कि सबसे उच्चतम घात जो है वो क्या है, उसी आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग शून्य का मतलब समझ सकते हैं कि चर का वह मान जिसके लिए, यानी जिससे किसी बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाए, उसे हम लोग शून्य कहते हैं। तो जैसे हम लोग कोई बहुपद लेते हैं, एक रैखिक बहुपद पहले लेते हैं, जैसे x+1 हो गया। तो x+1 जीरो कब होगा, जब हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे, -1। ठीक है, अब -1 यहाँ पे हम लोग रख के चेक कर लेते हैं, तो -1 और +1 क्या होता है, 0। यानी इसकी वजह से इस बहुपद का मान 0 हो गया, तो ये जो है वो शून्य कहलाएगा। ठीक है, ये जो है वो शून्य कहलाएगा। अब मान लीजिए कि हम x के जगह पे कुछ और रखते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं, तो इसमें हम लोग अगर रखेंगे इस बहुपद में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, बराबर 2। यानी 1 रखने पर इस बहुपद का जो मान है वो 2 आया। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो शून्य नहीं होगा, ये जो है x बराबर 1 जो है वो शून्य नहीं होगा। अब हम लोग कोई द्विघात बहुपद लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि x² हो गया, यहाँ पे +2x हो गया और +1 हो गया। ठीक है, तो हम अपने से कोई मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि x बराबर हम लोग 1 रखते हैं, x बराबर 1 इसमें हम लोग डालेंगे, तो x के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 और +1। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 2 और +1 जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3 और 3 1 कितना हो गया, 4। तो कितना आया, अगर हम लोग x बराबर 1 डालें तो इस बहुपद का मान जो है वो 4 आया, इसीलिए ये भी जो होगा वो शून्य नहीं होगा, यानी ये भी जो है वो शून्य नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर x बराबर हम लोग -1 रखते हैं, यानी x बराबर हम लोग -1 इसमें डालते हैं। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और ये +1। -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, और देखिए ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, और उधर है +1, यानी ये एक और ये एक 2, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। देखिए इस एक को और इस एक को जोड़ देंगे 2, और यहाँ पर है -2 बराबर कितना आ गया 0। तो हमने x बराबर -1 लिया, तो इस बहुपद का जो मान है वो कितना आ गया 0 आ गया, इसीलिए x बराबर -1 जो होगा इस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग शून्यक बोल सकते हैं कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब जब हम लोग बहुत सारे बहुपद में शून्यक निकालेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ नियम बताए जाएंगे, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो। तो जब भी हमको शून्यक निकालना होगा तो कुछ हम नियम को फॉलो करेंगे, और तब हम लोग ये तो मान लीजिए कि किसी को पता रहता है तो बता देता है कि हाँ यहाँ पे ये रखने पर 0 आ जाए, लेकिन घबराइए मत, जब भी हमें शून्यक निकालने की बात होगी तो कुछ नियम के तहत हम लोग आसानी से शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।